So hello student, welcome to Narare classes. This lecture is the fourth lecture of gravitation quick revision series. इसके बाद हम लेक्चर लेने वाले हैं फॉर्मूला रिवीजन और उसके बाद ग्रेविटेशन टॉपिक के ऊपर जो भी प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम आए थे उसके रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे देता हूँ। माय नेम इज अक्षय नरहरे। आई हैव completed master's degree from NIT Jamshedpur in a thermal engineering. I have 2 years of experience for the IIT JEE and NEET exam. ठीक है, तो ये दो एग्ज़ाम जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है फॉर द एडमिशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड द मेडिकल। आई हैव क्वालिफाइड गेट विद अ 98.97 परसेंटाइल इन 2019। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जो भी टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स है टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है सैटेलाइट का वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है और उसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। एक्चुअल में बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है सैटेलाइट के लिए और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है प्रोजेक्शन ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट को प्रोजेक्ट कैसे किया जाता है, उसको कितनी वेलोसिटी से दी जा सकती है या फिर उसके प्रोजेक्शन के कौन कौन से पाथ हो सकते हैं वो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड उसके यूसेज। ठीक है, तो सैटेलाइट का जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस बेसिस पे किया जाता है और कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होता है और उसके यूसेज क्या होते हैं इस बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इस डायग्राम में, तो यहाँ पे इस डायग्राम में ये जो है दैट इज द अर्थ। ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये जो है आपको ब्लू कलर में दिख रहा है दैट इज द सैटेलाइट हैविंग अ स्मॉल मास m। ठीक है, अगर ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन है दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके पास इस इंस्टेंट पे इस डायरेक्शन में कुछ एक वेलोसिटी होगी v। ठीक है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है तो उसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो कि हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है ऑलरेडी। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो भी हमें पता है दैट इज mv²/r। ठीक है, r यहाँ पे है उस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अर्थ का सेंटर यहाँ पे है और यहाँ पे जो यहाँ तक है वो अर्थ की रेडियस है r और यहाँ से जो आगे है दैट इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट फोर्स इज गिवन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, देखो हमारे पास अगर पेंडुलम है उसको हमने ऐसे ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दिया विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है दैट इज द टेंशन ऑफ दैट स्प्रिंग। ठीक है, टेंशन ऑफ दैट स्प्रिंग, यहाँ पे टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। बट इस सैटेलाइट के केस में क्या हो रहा है, ये जो सैटेलाइट घूम रहा है तो इसके केस में जो भी इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगता रहता है। ठीक है, इन द रेडियल डायरेक्शन दैट फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट विल बी गिवन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी पी लिखेंगे तो वो कितना होता है mv² डिवाइडेड बाय r प्लस एच। ठीक है, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है वो लिख लेते हैं, एफ जी को से डिनोट करेंगे उसको, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय r प्लस एच होल स्क्वायर। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो स्मॉल m v² डिवाइडेड बाय r प्लस एच इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं हम
तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन में यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या करना है, ये स्मॉल m और ये स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर और दिस टर्म विल गेट कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, v के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r प्लस h, इतना टर्म यहाँ पे बचेगा। मतलब ये जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए इतनी वेलोसिटी उसको होनी ही चाहिए इस हाइट के लिए, जो भी ये जो हाइट है r प्लस एच, उस हाइट के लिए, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज अ ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने तो कैलकुलेट कर ली, वो क्या है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, ठीक है। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अब यहाँ पे देखो हमें पता है ग्रेविटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रेविटी अगर कुछ हाइट पे हमें कैलकुलेट करनी है तो वो क्या होती है, जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आर प्लस एच से हम मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देंगे, ठीक है, आर प्लस एच, ठीक है। तो ये अंडर रूट में। अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट आपको याद रखनी है, ये जो टर्म है, ये टर्म दैट इज़ नथिंग बट द जी। तो यहाँ पे v0 जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ जी इंटू आर प्लस एच, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसके बाद जो देखना है हमें, इसको क्या कर लेते हैं, एक केस हमारे पास है, इफ h इज इक्वल टू 0, अगर जो सैटेलाइट है उसकी हाइट 0 है, वो सरफेस पे रखा है और वो किसी स्पीड में है v वेलोसिटी में, तो उसको जो ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए उसको कितनी वेलोसिटी लगेगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज v0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर। तो ये वेलोसिटी उसको रिक्वायर्ड होगी अर्थ के सरफेस से उसको अगर ऑर्बिट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ गई है, तो ये बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, t इज इक्वल टू क्या होता है हमें पता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, और इसके साथ ही v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी हमें पता है कि आर ओमेगा क्या होता है। अगर ओमेगा कैलकुलेट करना है हमें तो हम लिख सकते हैं v बाय आर, ठीक है। अब ये जो r है इसको क्या लिखना है हमें, r प्लस एच, क्यों, क्योंकि जो हाइट है हमारे सैटेलाइट की वो r प्लस एच पे है। तो ये ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, ठीक है। तो टाइम पीरियड यहाँ से हम लिख लेते हैं, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई दैट इज v आर प्लस एच। अब यहाँ पे v की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली थी, कितनी वैल्यू है वो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ली थी। तो इसको कैसे लिखेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई, v को लिखेंगे हम अंडर रूट ऑफ g कैपिटल M, और यहाँ पे r प्लस एच इंटू आर प्लस एच रेज टू 1/2, ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट की जगह। सो यहाँ पे बचेगा क्या, t इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच रेज टू 3/2, ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2, और ये अंडर रूट ऑफ जी एम, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो चीज़ है, ये जो है, हमें क्या करना है, इस टाइम पीरियड को, ये जो 2 की टर्म है वो इस तरफ लाना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम। तो हमें पता है कि ये जो टर्म है ना, ये वाली टर्म, ये टर्म किसी भी ऑर्बिट के लिए कांस्टेंट रहती है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर प्लस एच क्यूब। और ये पता है हमें कि ये दिस इज द के प्लस थर्ड लॉ। उसका प्रूफ उस टाइम पे हमने नहीं दिया था, बट इस टाइम पे हम इसका प्रूफ दे रहे हैं, दैट टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट
स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिया था, बट यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब हमें नहीं लेना है क्योंकि हमारा जो सैटेलाइट है वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे हमें सर्कुलर पाथ का ही रेडियस लेना है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपको टाइम पीरियड समझ आ गया? टाइम पीरियड की कैसे कैलकुलेट करते हैं? t इज इक्वल टू 4 पाई² r प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम, ठीक है। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक्चुअल फार्मूला है, आपको याद रखना है टाइम पीरियड का। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है एग्जैक्टली, ठीक है। देखिए कोई भी सैटेलाइट अगर उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, वो रिवॉल्व करने के बाद, ठीक है, अगर उसको थोड़ी सी भी हम एनर्जी दे दें, ठीक है, मिनिमम एनर्जी उसको देनी है सो दैट इट विल एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड। आपको बात समझ आ रही है? जो भी आपके पास सैटेलाइट है उसके पास जितनी भी एनर्जी है उस टाइम पे, उतनी एनर्जी अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम दे दें, ठीक है, तो वो उस ऑर्बिट को एस्केप करेगा, ठीक है। ऑर्बिट को ही नहीं, वो ग्रेविटी फील्ड को ही एस्केप करेगा, मतलब वो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या होती है? दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड to supplied for the satellite so that it will free from the gravitational influence, ठीक है। तो ये हमारे पास सैटेलाइट है, इसके पास कुछ भी टोटल एनर्जी है इस पोजीशन पे, ठीक है। ये कुछ h हाइट पे है और यहाँ पे ये रेडियस है कुछ अर्थ का, ये हमने मान लिया था। तो टोटल एनर्जी इसके पास कितना होगा? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो इसके पास इस ऑर्बिट में ये अगर घूम रहा है v वेलोसिटी से, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ m v² प्लस, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हम नेगेटिव में लिखते हैं g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r प्लस h, राइट। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे v का फॉर्मूला पता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है v की वो कितनी होती है? अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। तो यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर कितना होता है? जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाफ स्मॉल m जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे कितनी बचेगी? दैट इज माइनस जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। सो दिस इज द टोटल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर दैट सैटेलाइट, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है यहाँ पे? बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो इट विल बी गिवन लाइक जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r प्लस एच। तो दिस इज नथिंग बट द बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू escape फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, ठीक है। इतनी एनर्जी अगर हम उस सैटेलाइट को दे दें तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड से इन्फ्लुएंस हटाकर निकल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द बाइंडिंग एनर्जी इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसके बाद हमें पढ़ना है प्रोजेक्शन ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ द सैटेलाइट क्या होता है? ये बहुत ही बच्चों का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सैटेलाइट कैसे हम छोड़ते हैं आकाश में, उसके बाद वो पर्टिकुलर हाइट पे जाके उसको कुछ थ्रस्ट दे देता है सो दैट इट विल रिवॉल्व इन दैट ऑर्बिट, ठीक है। वो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, कितने हाइट पे उसको ले जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो होती है वो कैलकुलेशन से हो जाती है। बट यहाँ पे हमें सिर्फ एक ओवरव्यू देखना है कि ऑर्बिट जो होता है सैटेलाइट का वो किस टाइप का होता है, मतलब कितने टाइप के ऑर्बिट्स होते हैं सॉरी। तो कितने टाइप्स के ऑर्बिट, कितनी कौन सी वेलोसिटी देने पे वो किस ऑर्बिट में घूमता है, ये हमें देखना है। यहाँ पे सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा है अर्थ, ठीक है। अर्थ के सरफेस पे हमने सैटेलाइट रखा है, फिर उसको हमने क्या किया, जो गाइडेड व्हीकल होती है उसमें हमने प्लेस कर दिया और उसको छोड़ दिया कुछ हाइट h पे, ठीक है। h हाइट पे उसको छोड़ दिया है। h हाइट पे जाने के बाद उसको इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी दे दी है, ठीक है। इस वेलोसिटी को हम मान लेते हैं v वेलोसिटी दे दी है।
अब ये जो v वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के 4 टाइप हमने कैलकुलेट कर लिए डिपेंडिंग ऑन द ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड द एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए ये दो वेलोसिटीज है, फिक्स वेलोसिटीज, जो कि हमें पता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था, दैट इज अंडर रूट ऑफ क्या होता है, g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r प्लस h, ये होता है। और उसके बाद जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, और दैट इज नथिंग बट द 2gm डिवाइडेड बाय r प्लस एच, ये हो जाता है। आपको अगर ये फॉर्मूला और डेरिवेशन चाहिए तो इस आई बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने जो वेलोसिटी दी है उसको 4 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी कौन सी हो सकती है, जो भी ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना, जो भी ऑर्बिटल वेलोसिटी है उससे वो वेलोसिटी कम होगी, जो भी गिवन वेलोसिटी है दैट इज लेस देन द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गई पहली कंडीशन। इस कंडीशन में सैटेलाइट कौन सा पाथ फॉलो करेगा वो हम देखते हैं यहाँ पे। इस कंडीशन में सैटेलाइट जो है वो सीधे आके जमीन पे गिरेगा। ठीक है, वो अगर वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के लेस है। सेकेंड कंडीशन कौन सी है, अगर वेलोसिटी है वो इक्वल टू ऑर्बिटल वेलोसिटी, सो इट विल कवर द सर्कुलर पाथ। ठीक है, वो एक सर्कुलर पाथ कवर करेगा। ठीक है, अगर हमारी दी गई वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा है बट एस्केप वेलोसिटी से कम है, जो भी एस्केप वेलोसिटी होती है उससे कम है, तो ये जो ऑर्बिट है और ये जो सैटेलाइट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट कवर करेगा। ठीक है, इलिप्टिकल। अगर ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की इक्वल है तो ये कवर करेगा सर्कुलर ऑर्बिट। अगर वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा बट एस्केप वेलोसिटी से कम है तो वो कवर करेगा इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, और चौथी कंडीशन यहाँ पे आती है, अगर वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है तो क्या करेगा, ये पाथ ट्रेवल करेगा। वो अगर एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी हमने दे दी तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करेगा। ठीक है, तो इसी को हम, ये जो ग्राफ होता है दैट इज़ अ पैराबोला। ठीक है, पैराबोला होता है, तो ये ग्राफ होता है और इसके कारण वो एस्केप करता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट आपको समझ आ गया है वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट यहाँ पे हमने हेडिंग दे दी है, बट यहाँ पे एक्चुअल में हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन फर्स्ट है डिपेंड ऑन द पाथ, जो हमारा सैटेलाइट है वो कौन सा पाथ कवर कर रहा है, जो कि पिछली साइड में हमने देखा था हमारे पास दो पाथ थे, फर्स्ट इज अ सर्कुलर पाथ और सेकंड इज अ इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, सैटेलाइट है तो वो तो स्केप नहीं होना चाहिए ना, सैटेलाइट तो हमेशा घूमता रहता है, अगर स्केप हो गया तो उसका कुछ फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको सैटेलाइट को ऑर्बिट में ही घुमाएंगे। अब वो जो ऑर्बिट होगा वो पाथ होगा दैट इज सर्कुलर पाथ और द इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, अगर वो सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है, ये अर्थ है मान लीजिए और इसका ये ऑर्बिट है सर्कुलर ऑर्बिट, तो जो ऑर्बिट का जो सेंटर होता है दैट इज नथिंग बट द अर्थ सेंटर। ठीक है, अगर आपका जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, मान लीजिए कि ऐसा ऑर्बिट है आपका। ठीक है, अब ये जो अर्थ का सेंटर होता है वो प्लेस होता है किसी भी एक फोकाई पे। ठीक है, किसी भी एक फोकस पे, इलिप्स है, इलिप्स के दो फोकस रहते हैं, तो अर्थ का सेंटर किसी भी एक फोकस पे सिचुएटेड रहेगा। तो आपको पता चल गया कि दो टाइप के सैटेलाइट होते हैं पाथ के ऊपर डिपेंड, दैट इज सर्कुलर पाथ और इलिप्टिकल पाथ। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा क्लासिफिकेशन इज डिपेंड ऑन द प्लेन ऑफ दैट ऑर्बिट। ठीक है, अब प्लेन ऑफ दैट ऑर्बिट हम कैसे जज करेंगे, मान लीजिए कि ये अर्थ है हमारा। ठीक है, ये अर्थ है और ये है इक्वेटर इसका। ठीक है, अगर ये जो सैटेलाइट हो इस पाथ में घूम रहा है, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन है। अगर ये इस पाथ में घूम रहा है, कौन से पाथ में घूम रहा है, ये वर्टिकल पाथ में घूम रहा है। ठीक है, वर्टिकल पाथ में इस तरह से, ठीक है, इस तरह से वो घूम रहा है, तो ये जो होता है दैट इज अ पोलर ऑर्बिट। ठीक है, पोल के ऊपर से ये गुजरता रहता है। अगर कोई दूसरे प्लेन में ये घूम रहा है तो इसको बोलते हैं हम इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन। तो हमें पता चल गया कि प्लेन के ऊपर भी डिपेंड इसके जो प्लेन के ऊपर डिपेंड इसके जो ऑर्बिट होते हैं, वो जो सैटेलाइट होते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। और थर्ड जो है क्लासिफिकेशन दैट इज डिपेंड ऑन द अल्टीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे चार टाइप के अल्टीट्यूड्स हैं,
First one is a higher Earth orbit, second one is geostationary orbit, third one is the medium Earth orbit और फोर्थ वन इज द लोअर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो ये जो हायर अर्थ ऑर्बिट होता है ये सबसे ऊपर वाला रेयर होता है, मतलब ये जो सैटेलाइट होगा वो हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, इसके बाद की पोजीशन जो होती है वो सैटेलाइट के लिए नहीं होती है। इससे पहले जो होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसकी हाइट होती है 33,000 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, मतलब इतने हाइट पे ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूमता रहता है, और इससे ज़्यादा भी हाइट रहती है हायर अर्थ ऑर्बिट की। ठीक है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट की हाइट जो होती है 5,000 किलोमीटर से लेकर 12,000 किलोमीटर तक। ठीक है, 12,000 किलोमीटर तक। अगर इससे कम अगर हाइट पे आपका सैटेलाइट घूम रहा है तो दैट इज द लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ठीक है, तो ये जो पूरा वीडियो था इसके जितने भी पीडीएफ हमने यहाँ पे बनाए हैं वो आपको इस लिंक के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना है, और जो आपके क्लासमेट्स हैं ना उनके साथ ये वीडियो शेयर करना है। आपका अगर क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर टेलीग्राम ग्रुप है तो उसके ऊपर ये शेयर कर देना है, क्योंकि आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनको भी ये वीडियो अच्छा लगेगा, मुझे पता है। तो यहाँ पे अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं और बहुत ही अच्छे से आपकी फिजिक्स की पढ़ाई कंप्लीट हो सकती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।